हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 16th ऑफ नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सो व्हाट हैपेंड, तो कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वो कल स्टेट के, मतलब कल हमने न्यूज़ पढ़ी तो आज आज वो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से मिलेंगी और उन्होंने मुलाकात करी, उन्होंने मीटिंग करी और फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, उनकी मीटिंग होगी। अब मीटिंग किस बात की थी, क्या हुआ? सो व्हाट हैपन, देखो, जब हम टैक्स की बात करते हैं ना, तो पहले जो था, पहले टैक्स क्या था? पहले टैक्स जो था, तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग से जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग से जाता था। मतलब जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल पे टैक्स लग रहा है कितना, 50 रुपीज का, तो भाई 25 रुपीज आएगा स्टेट को, 25 रुपीज आएगा सेंटर को। ये पहले था। लेकिन उसके बाद जीएसटी आ गया। जब जीएसटी आया, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और उसके एम्बिट से कुछ कुछ चीजें बाहर है। अब जैसे कि बाहर है, जैसे कि पेट्रोल बाहर है, डीजल बाहर है, आपका अल्कोहल जीएसटी के एम्बिट में नहीं आता। इन तीनों चीजों को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें वो जीएसटी में आती हैं। तो अब होता क्या है, जो टैक्स जो डिवीजन है, वो अब टैक्स डिवाइड कैसे होता है कि सारा का सारा टैक्स पहले सेंटर के पास जाता है, देन सेंटर के पास जो टैक्स आया, पूरा टोटल टोटल जो टैक्स कलेक्ट हुआ, उसको फिर डिवाइड कर देती है स्टेट्स में, है ना। मतलब 48 या 52 या 53% अपने पास रखती है, और जो रिमेनिंग 48 या 42% बचा, वो स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है। ये बेसिकली अब सेंटर काम करती है। तो पहले क्या था, पहले आप पेट्रोल डलवाने गए तो उसी समय डिवाइड हो जाता था, उसी समय स्टेट के पास 25 रुपीज चला गया, सेंटर के पास 25 रुपीज चला गया। अब ऐसा नहीं होता। अब पहले टैक्स पूरा कलेक्ट होता है, सेंटर के पास जाता है, फिर सेंटर डिवाइड करता है। अब हुआ क्या, अब कोविड का समय आया था। अब कोविड के समय में सेंटर की कुछ ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि सेंटर ही पूरा कंट्रोल कर रही थी। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भैया हम वैक्सीन नहीं बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आप ही बनाइए। गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की भी थी उसमें, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए तो पहले बोलना चाहिए था, बिल्कुल एट द पॉइंट पे नहीं बोलना चाहिए था उनको। सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती थी उसमें, स्टेट गवर्नमेंट की गलती नहीं थी। तो वो बात, वो पॉइंट अलग है, वो डिस्कशन अलग है। बट यहां हुआ क्या, तो एक तरीके से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भैया हमें पैसे की जरूरत है और हमें पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब हम कोविड 19 से उभर रहे हैं, उभर चुके भी हैं। तो अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है और हमारी जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि सारे स्टेट्स गवर्नमेंट जो है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की तरफ बढ़ जाए। सारे ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की तरफ अपने स्टेट्स को बढ़ाएं। अगर स्टेट्स ग्रोथ करेगी, स्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इंडिया ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया हमारे पास पैसा ही नहीं है, आप हमें कैपिटल दो, तभी तो जाके इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो जाके ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। तो हुआ क्या, अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है? तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि भैया के अराउंड होगा 42 या 43 करोड़, 42 या 43,000 करोड़ रुपीस आपको देने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे डबल, मतलब जितना उनको देना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, उससे ज्यादा, उससे डबल 95,000 करोड़ रुपीस सेंटर को दे दिया, डिस्पर्स कर दिया कि जाइए हम इतना आपको फंड देते हैं और आप रिकवरी पे काम करना स्टार्ट करिए और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को पुश करिए। ये बेसिकली हमारे कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने स्टेप लिया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज। सो व्हाट हैपन, सो अच्छा, ये लखीमपुर खीरी वाला केस है। हमने पढ़ा था लखीमपुर खीरी वाला केस को, कि लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसा करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट जो है और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा, या टाइम नहीं है उसके पास। इसी के चलते हम किसी एक एक्स जज जो कि यूपी से बिलोंग ना करता हो, ना ही वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रहा हो, मतलब यूपी से उसका कोई भी लेना देना ना हो, वो इन्वेस्टिगेट करेगा यूपी के लखीमपुर खीरी वाले केस में, जिसमें उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से, यूपी के रिप्रेजेंटेटिव से व्यू मांगे थे।
तो अब यूपी ने क्या बोला, यूपी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि देखो सुप्रीम कोर्ट, आपको जस्टिस डिलीवर करने के लिए आपको जिसको अपॉइंट करना है, जिससे इन्वेस्टिगेट करानी है, आप उससे इन्वेस्टिगेट कराइए। सो यूपी गवर्नमेंट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट प्रपोजल फॉर द इन्वेस्टिगेशन डन बाय दी, should be done by the हमारे ex judge, that should not be, that judge should not belong to the state of UP. Moving further, so अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो रूल बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो ऑटोस्पी है, मतलब पोस्टमार्टम जिसको कई लोग बोलते हैं, ऑटोस्पी बोलते हैं। तो ऑटोस्पी जो है वो ऑटोस्पी बेसिकली आफ्टर द सनसेट नहीं हो सकती, ये था, है ना, आफ्टर द सनसेट नहीं हो सकती, ना ही आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हो या ट्रांसप्लांट करा सकते हो आफ्टर द सनसेट, ये था। लेकिन कल यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक स्टेप लिया और रूल बुक में चेंज कर दिया कि भैया ऑटोस्पी जो है वो सनसेट के बाद भी हो सकती है। अब जब क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया, आपने ऐसा क्यों किया कि ऑटोस्पी जो है वो सनसेट के बाद भी हो सकती है, तो लोगों का कहना यही था कि अगर हम ऑटोस्पी, जैसे किसी की डेथ हो गई, मान के चलो किसी की डेथ हो गई 4 या 5 बजे, तो अब हॉस्पिटल लाते लाते उसको सनसेट हो गया, तो क्या अब ऑटोस्पी के लिए उसकी बॉडी को रखा रह जाएगा, सुबह तक वेट करेंगे, उसके रिलेटिव सुबह तक वेट करेंगे, है ना। तो इसीलिए फॉर ईज ऑफ लिविंग, बाय रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ इम्पोज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं कि भाई लोगों की जो लाइफ है वो इजी हो जाए, इसलिए हमने रूल बुक में चेंज कर दिया और अब ऑटोस्पी जो है या पोस्टमार्टम जो है वो सनसेट के बाद भी हो सकता है। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली हाईकोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट थे जिनका नाम था सौरभ कृपाल, और सौरभ कृपाल ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने 2017 में एक बेसिकली उन्होंने बहुत पिटीशन फाइल करी थी अबाउट द एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर, और एलजीबीटी कम्युनिटी में जो टर्निंग पॉइंट आया और जो लीगलाइजेशन हुआ एलजीबीटी कम्युनिटी का, अननेचुरल सेक्स जो वो इलीगलाइज हो गया, डिक्रिमिनलाइज हो गया, उसमें सबसे बड़ा हाथ सौरभ कृपाल का जाता है, क्योंकि सौरभ कृपाल ने ही इनिशिएटिव लिया था एलजीबीटी कम्युनिटी के लीगलाइजेशन को, अननेचुरल सेक्स को डिक्रिमिनलाइज करने को। सो व्हाट हैपन, सो उनकी बात चल रही थी कि भाई कि सुप्रीम जो कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज एलिवेट कर दिया जाए। अब दिल्ली हाई कोर्ट का जज एलिवेशन जो है, रिकमेंडेशन भेज तो दी, कोलिजियम को भेज दी, भाई कोलिजियम प्लीज आप देख लो, सौरभ कृपाल अच्छे बंदे हैं और वो जज बनने के लायक है। ये बात 2018 से पेंडिंग पड़ी हुई है ना। अब कोलिजियम ने फाइनली कल इस रिकमेंडेशन को माना और सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बना दिया, उनको एलिवेट कर दिया फ्रॉम द सीनियर एडवोकेट। अब वो सीनियर एडवोकेट पहले थे, अब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो विल मूव टू दी स्टेट पेज, लेट्स सी स्टेट पेज में क्या न्यूज है। सो व्हाट हैपन, देखो अभी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या बोला था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पॉइंट ये भी था कि भाई जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप रीजनल लैंग्वेज को भी डाल सकते हो, रीजनल लैंग्वेज से भी पढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। एक तो वो लैंग्वेज जो जिसमें बच्चे जो बच्चा मेजोरिटी ऑफ द बच्चा बोल रहा हो, और एक वो लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है बच्चों की। एक इंग्लिश, जैसे कि आपको टेक्निकल है तो टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा और एक रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भाई मैथिली में भी पढ़ाया जाएगा, भोजपुरी में भी पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग, और इंग्लिश में भी पढ़ाई जाएगी। जब हम बात करें तमिलनाडु की, तमिल में भी पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में भी पढ़ाई जाएगी। तो ये था कि 2 कंपलसरी लैंग्वेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाने चाहिए। कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सर्कुलर पास कर दिया, गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर दिया, और उसमें बोला कि कर्नाटका में जितने भी यूजी कोर्सेज होंगे उनमें से एक कंपलसरी लैंग्वेज कौन सी होगी, कन्नड़ा होगी। और कुछ बच्चों ने पिटीशन फाइल करी, उन्होंने बोला कि देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ था कि 2 कंपलसरी लैंग्वेज होंगी और एक लैंग्वेज क्या होगी जो उनकी मदर टंग होगी या रीजनल लैंग्वेज होगी। बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी कन्नड़ा लैंग्वेज उनकी मदर टंग नहीं थी, उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं थी।
इसी के चक्कर में इसी के उसमें पिटिशन, इसी के उसमें बहुत सारे बच्चे जिनकी रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग कन्नड़ा नहीं है, वो लोग कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने आंसर मांगा कि भैया हमारी मदर टंग और हमारा रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा तो नहीं है, तो हम कन्नड़ा में क्यों पढ़े। तो जिसके रिटेलिएशन में कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से आंसर मांगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टैंड पूछा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आप इस पॉइंट पे क्या स्टैंड रखते हो, क्योंकि आपने ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, तो भाई आप ही क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप ही बताइए भाई आपका क्या रिप्लाई होना चाहिए इसमें। तो मद्रास हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका स्टैंड पूछा है कि भाई कन्नड़ा को एक कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया इन दी यूजी कोर्सेज इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें आप अपना स्टैंड बताइए। मूविंग फर्दर, सो अच्छा ये लिख जरूर लेना कि एक जैक फ्रूट ट्री है, तो जैक फ्रूट जिसको हम कटहल भी बोलते हैं, सो जैक फ्रूट ट्री, तो वही बताया बिड टू गेट हेरिटेज स्टेटस फॉर जैक फ्रूट ट्री। तो कर्नाटका का ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, या हो भी सकता है कि ये ओल्डेस्ट ट्री हो इस वैरायटी का, है ना, और कंट्री का तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ही। एंड बताया गया कि इसको हेरिटेज ट्री का स्टेटस दे देना चाहिए। कहाँ पर है ये जैक फ्रूट ट्री? अराउंड 250 ईयर्स ओल्ड, जो कि 40 किलोमीटर है फ्रॉम द बैंगलोर, एंड इट्स बिलीव टू बी द कर्नाटका's ओल्डेस्ट ट्री ऑफ दिस वैरायटी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। ओके, सो इसकी डिमांड है कि इसको इस ट्री, लोगों की डिमांड है कि इस ट्री को हेरिटेज ट्री में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो आज के एडिटोरियल में हमारे पास 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन टू द रूल, इसको अपन पढ़ेंगे। द सेकंड वन इज अबाउट पेगासस इंक्वायरी को लेकर है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इज इट्स अबाउट द यूरोपियन यूनियन रोल्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इसको अपन डिस्कस करेंगे। चलो, सो फर्स्ट विल डिस्कस द पेगासस वाला एडिटोरियल। अब ये बोलता क्या है, देखो ऑथर ने जो स्टार्ट किया, ऑथर ने बताया कि जो पेगासस वाला इशू जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1974 में वाटरगेट स्कैंडल हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वैसा ही पेगासस इशू है इंडिया में, उसको हम लोग कम उस पेगासस स्कैंडल को कंपेयर किया जाता है वाटरगेट स्कैंडल से, जो कि हुआ था इंसिडेंट 1972 में, बट 1974 में इस फाइनली स्कैंडल की एंडिंग हुई थी, जब रिचर्ड निक्सन ने 1974 में प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। इतना बड़ा स्कैंडल था। लेकिन ऑथर का यही कहना है कि वाटरगेट स्कैंडल, जिसने यूएस के प्रेसिडेंट को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया, इंडिया में पेगासस इशू इतना बड़ा था। और उस समय तो भाई प्राइवेसी राइट टू उस समय प्राइवेसी राइट टू फंडामेंटल राइट हुआ भी नहीं करती थी, फंडामेंटल राइट भी नहीं थी यूएस में। तब वहां के हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों होते हैं, दोनों ही होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको रिजाइन करना पड़ा था। लेकिन इंडिया में इशू वैसे का वैसा ही है और चीजें वैसी की वैसी चल रही है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है और पेगासस वाले इशू को लेकर। तो अपन पहले वाटरगेट स्कैंडल के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि पेगासस और वाटरगेट स्कैंडल आर सिमिलर टू ईच अदर, और बहुत सारे ऑथर्स ने कंपेयर किया है पेगासस और वाटरगेट स्कैंडल को। अब वाटरगेट स्कैंडल जो है वो 1972 में हुआ था, ठीक है, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे रिचर्ड निक्सन, और 1972 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला था। ओके, सो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था और उस समय रिचर्ड निक्सन इज फ्रॉम दी रिपब्लिकन पार्टी, एंड जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वो थे रिप्रेजेंटेटिव थे, तो रिचर्ड निक्सन उससे पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना, उससे ही पहले ही प्रेसिडेंट रहे थे वो। तो उन्होंने ऑर्डर किया था एफबीआई को कि भैया आप डेमोक्रेट्स के ऑफिस में जाइए और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लेके आ जाइए, जिससे हम उनको बेसिकली ब्लैकमेल कर सकते हैं और इलेक्शन में हम जीत जाएंगे आराम से। ऐसा एक इशू हुआ था। तो एफबीआई के लोग और रिचर्ड निक्सन के, बाद में फिर रिवील हुआ कि रिचर्ड निक्सन के खुद के भी कुछ लोग थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक के ऑफिस में गए और टेप रिकॉर्ड और बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए और फिर इलेक्शन हुआ और फाइनली रिचर्ड निक्सन जीत भी गए थे। अब ये 1972 में ये पहला इंसिडेंट हुआ था, है ना, और 1974 में ये इंसिडेंट पब्लिक के सामने आया और पब्लिक ने डिमांड करी कि रिचर्ड निक्सन रिजाइन करे, और रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा था प्रेसिडेंट की पोस्ट से। ओके, अब ये इंडिया के बारे में बता रहे हैं। ओके,
कि देखा जाए तो वाटर गेट वाले स्कैंडल में तो सिर्फ डेमोक्रेट्स को ही टारगेट बनाया गया था, डेमोक्रेट्स के पॉलिटिशियन को ही टारगेट बनाया गया था। लेकिन अब पेगासस स्पाईवेयर वाले इशू की हम जब बात करते हैं तो भाई पेगासस स्पाईवेयर में तो अपोजिशन लीडर्स को टारगेट बनाया गया, बहुत सारे मीडिया पर्सन्स को टारगेट बनाया गया, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पर टारगेट बनाया गया, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को बेसिकली टारगेट बनाया गया। तो ये इतना बड़ा इशू हम वाटर गेट से कंपेयर नहीं कर सकते, है सिमिलर वाटर गेट से कि भाई दबाने के लिए, आवाज को दबाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए हमने अपने अपोजिशन के ऊपर इंक्वायरी करवा दी गलत तरीके से। वही पैकेजेस में हुआ, उन्होंने सर्विलेंस रखवाया एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए। ओके, देन फिर ऑथर ने आगे यही बोला कि जब ये इशू कोर्ट में गया तो कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आप ऐसा करिए, आप एक इंक्वायरी कमेटी बनाइए और वो इंक्वायरी कमेटी में मेंबर्स हम डिसाइड करेंगे कौन होगा, पिटिशनर का डिसीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने बोला कि भाई दिस इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। जब कोई कमेटी बनती है तो कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों पार्टीज की रिकमेंडेशन से आने चाहिए। एक पार्टी के रिकमेंडेशन पे आए तो भाई ये तो नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ब्रीच हो जाएगा। तो जब जब गवर्नमेंट ने ऐसी रिकमेंडेशन दी कि आप रिक्वेस्ट रखी कि आप इंक्वायरी कमेटी बनाइए, तो कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया कि भैया दिस इज अगेंस्ट दी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और हम ये काम नहीं कर सकते। ओके, देन फिर ऑथर आगे यही बोलते हैं कि देखा जाए तो एक केस हुआ था 1994 में और उस केस का नाम था आर राजगोपाल। और आर राजगोपाल में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 1994 का केस है, उस समय प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, उस समय तो नहीं थी, उस समय बोल दिया था कि भैया आप सर्वेलेंस जो है वो हर किसी के ऊपर रख नहीं सकते, है ना। आप उस समय सर्वेलेंस किसी के ऊपर रख नहीं सकते, आपके पास परमिशन होनी चाहिए तब जाके आप सर्वेलेंस रख पाओगे किसी एक पर्सन के ऊपर। और 2017 में पुट्टुस्वामी जजमेंट आ ही गया, पुट्टुस्वामी जजमेंट में बोल ही गया था कि भाई राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड शुड बी इंक्लूडेड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ऑलरेडी आर राजागोपाल की जजमेंट को और स्ट्रेंथन करता है 2017 का जजमेंट। और हाँ, आप सर्वेलेंस रख सकते हो, स्नूपिंग रख सकते हो, लेकिन तीन चीजों के ऊपर, तीन चीजें होनी चाहिए कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए सर्वेलेंस, दूसरा कि बहुत जरूरी है और आपके पास कोई और रास्ता नहीं है तब जाके सर्वेलेंस रखोगे, तीसरा कि भाई वो लेजिटिमेट इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा हो। लेकिन ये तीनों के तीनों चीजें, तीनों के तीनों जो टेस्ट है जो कि पुट्टुस्वामी जजमेंट में आए थे, वो पेगासस स्पाईवेयर वाला केस जो है पूरे तरीके से डिफीट कर रहा है। इसी को लेकर ऑथर ने फिर आगे वही लिखा, फिर आगे वही रिपीटेटिव चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पेगासस वाले को लेकर कि गवर्नमेंट गलत है और सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से वर्क करना चाहिए था। फिर बाद में यही समझाया गया इंजरीज फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर फाइनली ऑथर ने यही बताया गया कि भाई एक दिल्ली बेस्ड लॉयर है गौतम भाटिया, जिनके एडिटोरियल्स भी आते रहते हैं, उन्होंने फिर गवर्नमेंट को उन्होंने कोर्ट को यही बोला था कि आप ऐसा करो कि गवर्नमेंट से ये पूछो कि आपने जिनके ऊपर सर्वेलेंस रखा और जिन्होंने सर्वेलेंस में ये निकला कि उन्होंने गलत काम किया, तो क्या आपने उनको पनिशमेंट दी? पनिशमेंट दी तो इससे प्रूफ होता है कि भाई सर्वेलेंस रखा गया। अगर उन्होंने मना कर दिया नहीं, तो फिर अब कोर्ट को उस पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, है ना। तो पहले क्वेश्चन तो गवर्नमेंट से पूछे, उसके बाद बेसिकली इंक्वायरी रखे जब गवर्नमेंट रिप्लाई न्यूट्रल देती है या मना करती है। फिर लास्ट में ऑथर ने यही बताया कि देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी का डिफेंस लेकर सेंटर हमेशा बचती आ रही है, पहले भी बचती आई थी और अभी बचती हुई आ रही है। तो नेशनल सिक्योरिटी जो कि एक्सेप्शन है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये ऑथर का कहना है ना। और नेशनल सिक्योरिटी को भी जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में ला देना चाहिए। अब वो चीज पब्लिक मत करो, लेकिन जुडिशरी तो चेक कर ले उसको, ये चीज ऑथर ने बताई। मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एडिटोरियल दैट इज अबाउट द एक्सेप्शन टू द रूल। तो अब इसमें हुआ क्या, ये जो लिखा गया ना, ये एडिटोरियल जो लिखा गया वो बता रहा है बेसिकली कि रिसेंटली अभी जो ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स की जो टेन्योर था, फिक्स टेन्योर था 2 इयर्स, उसको एक्सीड कर दिया 5 इयर्स तक।
5 ईयर्स तक उनका फिक्स टेन्योर रख दिया। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि 1997 में एक जजमेंट आया था, एक केस हुआ था, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें बोला गया था कि भाई सीबीआई के डायरेक्टर और इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर की जो है वो मिनिमम टेन्योर 2 साल होना चाहिए। अब 2 साल फिक्स्ड क्यों किया था इस केस में? 2 साल इसी वजह से फिक्स्ड किया था कि अगर डायरेक्टर जो है सीबीआई का और ईडी का, अगर वो रिजीम ऑफ द डे मतलब गवर्नमेंट के साथ अपनी लॉयलिटी नहीं दिखा रहा है और सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसको काम करने दिया जाए, उसको वो निकले ना 2 साल तक, तो है। और 2 इयर्स का टेन्योर इस बेस पे फिक्स किया गया था कि अगर गवर्नमेंट के लिए वो लॉयल है और गवर्नमेंट के साथ वो गलत काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो गलत काम कर रहा है, तो फिर उसको 2 साल बाद निकाल दिया जाए, आने वाली गवर्नमेंट जो है। इसीलिए 2 साल फिक्स्ड किया गया था। और इस केस में एक और चीज बोली गई थी कि ठीक है, आप एनुअल एक्सटेंशन दे सकते हो। जैसे कोई पर्सन है, अब कोई पर्सन जिसका 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं एज अ टेन्योर, है ना, तो अब दो जैसे खत्म होने वाला है आज, तो आप उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हो, लेकिन 1 साल बाद एक्सटेंशन नहीं दे पाओगे। मतलब मैक्सिमम 3 पीरियड तक का होगा, और जो 1 साल का एक्सटेंशन है वो आप एक्सेप्शनल केसेस में ही एक्सटेंशन दोगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी एक्सटेंशन दे दिया, नहीं, एक्सेप्शनल केसेस होनी चाहिए। जैसे कि भाई ऑन गोइंग इंक्वायरी है, अगर उसको निकाल दिया तो इंक्वायरी शट डाउन हो जाएगी, इंक्वायरी चुप हो जाएगी, क्योंकि आने वाला जो ईडी का डायरेक्टर है वो उसको कुछ आइडिया ही नहीं है इंक्वायरी के बारे में, इस केस के बारे में। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में आप उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हो। बट यहां पर जो बताया गया, यहां पर एक अब थोड़ी सी अभी रियल बेसिकली अभी हुआ क्या, जो ईडी के डायरेक्टर ही है ना, मिश्रा जी हैं, एच के मिश्रा, उनका उनका जो टेन्योर स्टार्ट हुआ था वो नवंबर 2018 में हुआ था। उस समय तो टेन्योर 2 साल का ही था, टर्म जो स्टार्ट हुआ था नवंबर 2018 में हुआ था। अब उनका टेन्योर कंप्लीट कब हो जाना चाहिए था? नवंबर 2020 में, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया, वही गलत बेसिस पे दिया, कोई ऐसा कोई केस चल नहीं रहा था, चलो दे दिया। गवर्नमेंट ने अपनी पावर का थोड़ा सा मिसयूज किया, लेकिन पावर उसके हैंड में थी। लेकिन अभी उनका टेन्योर कंप्लीट होने वाला था नवंबर में ही, अभी 3-4 दिन के अंदर ही, 19 नवंबर को, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस निकाल दिया। तो अब ये फायदा जो है वो किसको फायदा होगा? एस के मिश्रा को फायदा होगा कि अब वो 2 साल और जॉब कर सकते हैं। इस चीज को लेकर ऑथर का यही कहना है कि भाई, जो कोर्ट ने पहले हमेशा से बोला था कि भाई जो एक्सटेंशन है ना वो शॉर्ट पीरियड तक का होना चाहिए, ना कि कोई लॉन्ग पीरियड तक का, नहीं तो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो मिसयूज करेंगे अपनी पावर को। देन फिर ऑथर ने यही लिखा है कि द प्रोटेक्शन गिवन बाय द फिक्स्ड टेन्योर एंड द यूज ऑफ हायर रैंकिंग कमेटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। क्यों बनाई गई थी कि फिक्स्ड टेन्योर लेके आना है और हायर रैंकिंग कमेटी ही रिकमेंड करेगी उनके अपॉइंटमेंट को, कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो खत्म हो जाए सिविल सर्विसेज में। लेकिन अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर फिर से आता जा रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट खुद टेन्योर जो है वो 5 साल आपने बढ़ा दिया। 5 साल बहुत बड़ा टर्म टर्म होता है। मूविंग फर्दर, जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है आप खुद पढ़िएगा। ये बेसिकली ये बता रहा है कि भाई ईयू का क्या रोल होगा इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यही बताया कि भाई उनके चाइना के साथ रिलेशन ठीक है और इंडिया के साथ वो मोर कॉर्पोरेटिव हो भी सकते हैं। तो भाई तो ईयू जो है वो एक तरीके से अपनी पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से सेटअप कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में, बहुत अच्छी तरीके से। और इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड ट्रेड में, 70%, अगर सी रूट से ट्रेड हो रहा है तो। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल यूज, व्हाट हैपेंड? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि फंडामेंटल रूल्स 1922 को अमेंड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब क्यों किया? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कर तो सकती है किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉडी के हेड का टेन्योर का एक्सटेंशन कब कर सकती है, लेकिन उन्हीं के बॉडी के टेन्योर का एक्सटेंशन कर सकती है जो टॉप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो। तो सेंटर ने क्या किया? सेंटर ने फंडामेंटल रूल्स 1922 में एक अमेंडमेंट लेके आए और ईडी के डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर की जो पोस्ट है, उनके चीफ की जो पोस्ट है, उसको टॉप गवर्नमेंट सर्वेंट्स की लिस्ट में डाल दिया। जिसके चलते अब गवर्नमेंट के पास पावर आ गई, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर आ गई कि वो उनके टर्म्स को फ्लेक्सिबल कर सकती है, मतलब एक्सीड कर सकती है, जो कि पहले भी थी। मूविंग फर्दर, सलमान खुर्शीद जो कि बहुत फेमस लॉयर है, वन ऑफ द सीनियर एडवोकेट एंड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, उन्होंने एक बुक लिखी थी एंड बुक इज अबाउट द अयोध्या वालों को लेकर, अयोध्या इंसिडेंट को लेकर उन्होंने बुक लिखी थी। तो अब उनका उनके हुआ क्या? तो
उनकी जो बुक है वो बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, जिसके चलते कुछ जो लोग हैं उन्होंने सलमान खुर्शीद के जो नैनीताल वाला घर है उनको उसको वैंडलाइज किया, उसको उसके यहाँ तोड़फाड़ करी। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड? सो गवर्नमेंट जो है वो करतारपुर कॉरिडोर को फिर से रीओपन करना चाहती है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल अबाइड है कि भाई करतारपुर कॉरिडोर फिर से खुल जाए, है ना। और पीओमओ जो है पीओ में जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कहना है कि भाई 19 ऑफ नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां आएंगे, सॉरी विजिट नहीं करेंगे, सॉरी 19 ऑफ नवंबर को जो है कि बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं वो गुरु पर्व मनाने के लिए जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, है ना। तो इसी के उपलक्ष्य में हम शायद करतारपुर कॉरिडोर को ओपन कर दें। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन? सो एक रिपोर्ट निकल के आई, रिपोर्ट में यही बताया गया कि 5 साल में अगर किसी कोई कोई इन इन विद इन दीज 5 years, विद इन द लास्ट 5 years, पास्ट 5 years, अगर इन 5 सालों में सबसे कम बच्चे किसी एक साल में गए हैं यूएस पढ़ने के लिए, स्टूडेंट वीजा जिनको मिला है, वो ये रहा है 2020 रहा है। सो 2020 to 2021 is been the is been the low year for the number of Indian students in the United States, है ना। और कितने परसेंट डिक्रीमेंट आया? 13.2% डिक्रीमेंट आया। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 13.2% डिक्रीमेंट आया है इन इन द ईयर ऑफ 2020-2022। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज ऑफ कोविड। रीजन एक ही है। ये भी बोल सकते हैं कोविड के साथ और भी चीजें जुड़ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस जुड़ गए, वैक्सीनेशन का अप्रूवल दिक्कत दे गया, बहुत सारी चीजें। तो व्हाट हैपन? तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया और नोटिफिकेशन में यही निकाला कि भाई एक लिस्ट, एक नोटिफिकेशन में 99 कंट्रीज लिस्ट डाउन थी। उन 99 कंट्रीज से अगर कोई इंडिया में ट्रेवल करता है तो भाई उसको अब क्वारंटीन नॉर्म्स नहीं फॉलो करने होंगे। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई ये रेसिप्रोकल बेसिस पे किया गया, मतलब उन 99 कंट्रीज ने इंडिया के ट्रेवलर्स के साथ भी यही कंसिडर किया कि अब इंडियन ट्रेवलर्स को 99 कंट्रीज में अब क्वारंटीन नॉर्म्स नहीं मानने पड़ेंगे। इस रिटेलिएशन में इंडिया ने भी उन 99 कंट्रीज को एक्सेप्ट कर लिया। मूविंग फर्दर, सो 19th ऑफ नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो झांसी आने वाले हैं, और उससे पहले जो है राजनाथ सिंह आ जाएंगे ऑन 17th ऑफ नवंबर, मतलब कल। और 3 दिन का ये प्रोग्राम होगा, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, जो कि झांसी में होने वाला है। और उसमें ऑन 19th ऑफ नवंबर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर देंगे। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज इंडिजीनियस बिल्ड हेलीकॉप्टर है, जिसको किसने बनाया? एचएएल ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने बनाया। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज अगेन। सो व्हाट हैपेंड? तो चेन्नई बैंगलोर के बीच में एक्सप्रेस वे बनने वाला है ना, जिससे ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाएगा। लेकिन अब जब भी रोड बनती है या रेलवे ट्रैक डलता है, रेलवे ट्रैक में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बट जब भी रोड डलती है, जब भी एक्सप्रेस वे हाईवे बनता है, तो क्लियरेंस चाहिए होती फ्रॉम द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज को कट डाउन किया जाता है। तो वही चीज़ है। तो फाइनली चेन्नई बैंगलोर हाईवे को इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल चुकी है, और अराउंड कम से कम 19,000 ट्रीज जो है वो कट डाउन किए जाएंगे। और इसके रेसिप्रोकल इसी के रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भैया आप ना 20,000 ट्रीज को कट डाउन कर रहे हो ना, तो आप 1.69 लाख ट्रीज को प्लांट करोगे। मूविंग फर्दर, सेंटर ने क्लैरिफिकेशन दे दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम है जिसने बोला था कि मद्रास हाईकोर्ट के सीजे है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मेघालय हाईकोर्ट में, वो सही है। और अब मद्रास हाईकोर्ट के सीजे जो है संजीव बैनर्जी, उनको मेघालय हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, सो एक इशू रेज हो गया। इशू रेज क्या हुआ कि भाई एक स्पेशल कोर्ट बना है फॉर एमपीज एंड एमएलएस के लिए, कि भाई एमपीज एंड एमएलएस के ऊपर कोई केस फाइल होता है तो भाई इन कोर्ट्स में चला जाएगा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने ऑब्जेक्शन रेज किया। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि देखो
कोर्ट जो बनते हैं वो कोर्ट शुड बी ऑफेंस सेंट्रिक नॉट बी ऑफेंडर सेंट्रिक। मतलब आप कभी कभी भी कोई कोर्ट बनाते हो तो आप ऑफेंस के बेस पे बनाते हो कि आप ऐसा बना लो ना कि भाई रेप के केसेस के लिए हम एक स्पेशल कोड बना रहे हैं। तो रेप के केस के लिए आपने कोड बनाया, वो क्या है, रेप इज एन ऑफेंस। तो आपने ऑफेंस को दिमाग में रखते हुए कोड सेटअप किया, तो वो सही है, वो आप कर सकते हो। बट आप ऑफेंडर मतलब आप ये नहीं बोल सकते ना कि भैया एमपीज एमएलएज जो भी क्राइम करेंगे उनके लिए हम अलग से कोड सेटअप कर रहे हैं, वो चीज गलत है। तो आप ऑफेंस सेंट्रिक कोर्ट्स बना सकते हो, ना कि ऑफेंडर सेंट्रिक। और एमपीज और एमएलएज आपने जो कोर्ट्स बनाए, दैट इज ऑफेंडर सेंट्रिक कोर्ट्स। तो इसी के चलते आप स्पेशल कोर्ट्स नहीं बना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में ये इशू गया, सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी वैलिडिटी को चेक करेगा कि भैया स्पेशल कोर्ट जो बने हैं एमपीज एमएलएज के, वो सही है या गलत है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज एक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड दैट इज अबाउट कि ईरान जो है वो यूएन की जो न्यूक्लियर बॉडी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके ऑफिशियल से बात करेगा, उसके चीफ से बात करेगा। उसके चीफ को बेसिकली तेहरान बुलाया है और टॉक्स रखी है, क्योंकि हमेशा से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ है, और इस एजेंसी ने हमेशा से बोला है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर नॉर्म्स को नहीं मानती है ना। बहुत सारी न्यूक्लियर टेस्ट करती है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाती है, और यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन करती है बहुत ज़्यादा, और जो कि यूरेनियम यूज़ होता है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में। तो इसी के चलते ईरान ने इनवाइट किया है उनको कि भाई हम लोग बात कर लेंगे बैठ के। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज़। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।